ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। सुनीता आज पानी भरने अकेले ही जा रही थी। शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे। सुनीता ने अपने पड़ोस में सबसे पता किया। सब लोग पानी भर के लाए थे और सुनीता आज घर पर नहीं थी। मम्मी पापा के साथ घूमने गई हुई थी, इसलिए वो आज उन सब के साथ नहीं जा पाई। पानी लेने थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इस वजह से सुनीता वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो गया था। लेकिन सुनीता पहुंचकर अपने मटके में पानी भर रही थी और पानी भरकर और लेकर घर की तरफ चलने लगी। सुनीता लगभग थोड़ा दूर ही गई होगी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है या उसका पीछा कोई कर रहा हो। सुनीता जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं था। सुनीता ने मन ही मन कहा, लगता है मेरा कोई वहम होगा। इसलिए सुनीता ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपने रास्ते चल रही थी। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सुनीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और इस बार उसने सुनीता के कंधे पर हाथ भी रखा था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सुनीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और इस बार उसने सुनीता के कंधे पर हाथ भी रखा था। सुनीता को अब उसके सांस लेने और दिल की धड़कने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुनीता बहुत डर गई थी, इसलिए उसने बिना रुके चलते ही चलते और बिना पीछे देखे डरते हुए कहा, कौन है? कौन है?" सुनीता पूरी जान से चीखी, लेकिन सुनीता को उसका कोई जवाब नहीं मिला। सुनीता बिना रुके तेजी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन अब सुनीता को ऐसा एहसास हुआ कि जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था, अब वह सुनीता के चेहरे पर धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। सुनीता एकदम से रुकी और पीछे मुड़ी और मटका नीचे रखकर देखने लगी। लेकिन सुनीता की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि पीछे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस बड़ा खतरनाक अंधेरा हो गया था। सुनीता का घर भी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। सुनीता के इधर उधर देखने के बाद भी जब उसे कोई नजर नहीं आया तो अपना मटका उठाने को वो वापस चली। लेकिन सुनीता ने देखा आसपास तो कोई नहीं था, फिर भी कोई सुनीता का मटका लेकर भाग रहा है। रेगिस्तान में रेती रेत होती है, इसलिए जिधर वो भाग रहा था उधर बस रेती रेत से भरी धूल उड़ रही थी। सुनीता भी उसी धूल में उसके पीछे पीछे भाग रही थी, रोते चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? कौन हो? रुको, मटका छोड़ो मेरा, रुको। सुनीता बिना रुके चिल्लाते हुए उसके पीछे लगातार भाग रही थी। तभी ऐसा लगा सुनीता का पैर किसी चीज से टकराया और सुनीता तुरंत जमीन पर गिरी। रेतों से भरी धूल उड़ रही थी, इसलिए सुनीता को साफ साफ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सुनीता के पास उसका फ़ोन था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई और देखने की कोशिश करने लगी कि वो किस चीज़ से टकरा गई थी। और जैसे ही सुनीता ने फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा तो सुनीता के होश उड़ गए और सुनीता के मुंह से चीख निकल गई। उस रेगिस्तान में सुनीता की आवाज़ दूर दूर तक जा रही होगी। सुनीता इतनी तेज चिल्लाने चीखने लगी क्योंकि सुनीता ने देखा जिस चीज़ से वह टकराई थी वह सुनीता की जैसी ही कोई लड़की पड़ी हुई थी। उस लड़की से खून बह रहा था और बगल में वह मटका रखा हुआ था जो सुनीता भरकर घर ले जा रही थी। सुनीता ने लाइट में देखा कि उस लड़की के नाक मुंह से खून बह रहा है, चेहरा बिल्कुल कटा हुआ है और वह जमीन पर पड़े पड़े तड़प रही थी। कुछ देर तड़पने और चीखने के बाद उसका शरीर शांत पड़ जाता है। सुनीता सामने खड़े ये सब देख रही थी कि अचानक कोई सुनीता के पीछे से आकर दोनों पैर पकड़ लेता है और सुनीता को उसी रेगिस्तान की रेतों में घसीटता हुआ वहां से दूर ले जा रहा था।
सुनीता चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दर्द से कहते हुए सुनीता तड़प रही थी और बस लगातार एक ही बात कह रही थी, कौन हो तुम, कौन हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बोलकर वो बड़ी जोर से चीखती है और चीखने के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई है। सुनीता समझ जाती है कि उसने कोई खतरनाक भयानक सपना देखा है, लेकिन सुनीता की सांसें अभी भी बहुत तेज तेज चल रही थी। उसका गला सूखा जा रहा था और फिर वो अपने बिस्तर से उठती है और फ्रिज से पानी का बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुनीता को बोतल फ्रिज में रखकर जैसी फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। सुनीता गुस्से में कहती है, उफ, अरे लाइट को क्या हो जाता है, कभी टाइम से नहीं आती। सुनीता अंधेरे में ही अपने बिस्तर की तरफ जाती है और हाथ से टटोलते हुए अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढती है। तभी अचानक उसके हाथ किसी मुलायम चीज़ पर पड़ जाते हैं। सुनीता मन ही मन कहती है, ये मोबाइल तो नहीं है, फिर ये क्या है। तभी सुनीता को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी उंगलियों को कोई जोर से पकड़कर दबा रहा है। एक बार फिर से उसकी बड़ी तेजी से चीख निकल जाती है। फिर उसी समय लाइट भी आ जाती है। सुनीता देखती है, वहाँ तो कोई नहीं है और पूरे कमरे में भी कोई नहीं है और सुनीता के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिछले कई महीनों से सुनीता के साथ रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब वो किसको बताए, क्योंकि उसको पता था अगर वो किसी को बताती भी है तो भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा या लोग उसे पागल कहेंगे, क्योंकि स्कूल में भी अक्सर सुनीता के साथ ऐसी घटना कई बार हुई थी। सुनीता ने इसी परेशानी में आखिरकार उसने अपने मंगीतर राजेश को सारी बातें बताना सही समझा। 12वीं पास करने के बाद कुछ ही दिन पहले सुनीता की सगाई राजेश से हुई थी। उसके पहले वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। अगले दिन उसने राजेश को फ़ोन लगाया, लेकिन राजेश ने फ़ोन नहीं उठाया। सुनीता ने सुबह से लगभग 10-12 बार राजेश को फ़ोन करा होगा, लेकिन राजेश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुनीता ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर सेंड कर दिया, प्लीज़ कॉल मी। सुनीता और राजेश की लव स्टोरी भी बड़ी अजीब थी। इन दोनों के उम्र में लगभग 25 साल का अंतर था, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चा प्रेम इन सब बातों की परवाह नहीं करता। राजेश और सुनीता के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि सुनीता और राजेश के रिश्ते से सुनीता के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो इसके सख्त खिलाफ थे। सुनीता के घर वालों ने सुनीता को हर रोज़ समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। इस वजह से सुनीता के माता पिता और सुनीता के दोस्त सभी लोग सुनीता से बिल्कुल खुश नहीं थे। जब से राजेश ने सुनीता को प्रपोज़ किया और सुनीता राजी हो गई थी, मगर अब दोनों की सगाई हो चुकी थी तो उसे किसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। राजेश एक टीवी सीरियल में काम करता था, लाखों फ़ैन थे उसके। उसके लिए लड़कियां अपना दिल हाथ में लेकर तैयार रहती थीं। 5 ही महीने में राजेश और सुनीता इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि दोनों ने शादी करने का फ़ैसला ले लिया। राजेश ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है क्या नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। सुनीता ने कहा, मैं भी, और अब हम शादी करेंगे। लेकिन सुनीता के बार बार फ़ोन करने के बाद भी राजेश का फ़ोन नहीं आया। सुनीता इतना समझ चुकी थी कि राजेश शायद शूटिंग में बिज़ी होगा और तभी उससे बात नहीं कर रहा है। और इसके बाद उसी रात की बात है, सुनीता सोने जा रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर राजेश लिखा हुआ था। उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया और फ़ोन में राजेश पर बरसते हुए बोली,
मिल गया तुम्हें टाइम? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए। सुबह ही कॉल किया था मैंने, लेकिन तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है और मेरी कोई परवाह नहीं है। लगातार बिना रुके सुनीता बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। राजेश शांति से सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसके बाद राजेश ने बोला, यार तुम तो जानती हो ना मेरा काम। राजेश की बात सुनकर सुनीता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस यही डर है कि कहीं तुम इस काम के चक्कर में एक दिन मुझे भूल ना जाओ, क्योंकि जब देखो तुम्हारा काम काम बस काम रहता है। तुम एक दिन मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे इस काम के चक्कर में। राजेश ने फिर कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही छोड़ सकता हूँ। खैर छोड़ो, सुनो ना, आज मिलने का बहुत मन कर रहा है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, इतनी रात को मैं अकेले कहाँ से आऊँगी? यहाँ तो मम्मी पापा भी नहीं हैं। राजेश ने फिर से कहा, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? वैसे भी भूत प्रेत रात में अकेले में नहीं होते। डर किस बात का, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों की बातें चली रही थी। दोनों ने कहा, पास वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं। राजेश और सुनीता अक्सर रात में वैसे भी मिला ही करते थे, क्योंकि राजेश को रात में ही टाइम मिलता था। दिन भर वह शूटिंग में बिजी रहता था और सुनीता दिन में कॉलेज में, फिर घर पर ही रहती थी। सुनीता अपने घर से बाहर आई और उसने स्कूटी निकाली और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। पर उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुनीता ने सोचा कि ये क्या हुआ इसमें, अभी तो नहीं है, अभी 4 दिन पहले ही तो ली थी, इसे क्या हो गया? कई बार कोशिश करने के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे ही समय भी निकल जा रहा था। लगभग अब 10 बज चुके थे। उसने फ़ोन निकालकर राजेश को फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन फ़ोन भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। सुनीता ने कई बार फ़ोन ट्राई करा, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर उसने स्कूटी को घर के अंदर ही खड़ा करा और बाहर सड़क पर आ गई। बड़ी देर तक खड़ी थी, लेकिन कोई गाड़ी या ऑटो उसे नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उसने देखा दूर से ही ऑटो आ रहा है। सुनीता ने ऑटो को हाथ देने की कोशिश करी, रोकना चाहा, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुका। शायद ऑटो में सवारी पहले से ही लगी हुई थी। सुनीता मनी मन सोच रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है आज। मेरे साथ पहले तो वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, फिर फ़ोन भी नहीं लग रहा, और अब सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। तभी उसने देखा एक ऑटो वाला आया है और सुनीता के पास ही रुका। ऑटो वाले ने कहा, मैडम कहाँ जाना है? सुनीता ने कहा, अरे आगे रेस्टोरेंट तक ही चलना है भैया, तो बस भैया प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। इतना कहकर सुनीता ऑटो में बैठ गई, लेकिन ये क्या, सुनीता के बैठते ही ऑटो बंद हो गया। ऑटो वाले ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सुनीता ने टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 11 बज चुके थे, वो भी रात के। सुनीता ने एक बार फिर से राजेश को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन अभी भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। सुनीता ने सोचा, अब मैं पैदल ही रेस्टोरेंट तक चली जाऊंगी। लगभग 3 किलोमीटर दूरी था रेस्टोरेंट। सुनीता ऑटो से उतरी और पैदल चलने लगी, लेकिन ऑटो से उतरते ही सुनीता ने देखा ऑटो तुरंत स्टार्ट हो गया। तभी ऑटो वाले ने आवाज़ मारी, मैडम गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हाँ आ जाओ। पता नहीं क्या हो गया था इसमें, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी, आ जाओ मैम अब सब ठीक हो गया है। सुनीता भी वापस आते हुए तुरंत ऑटो में बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही फिर से ऑटो बंद हो गया। इस बार भी ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब तक सुनीता ऑटो में बैठी रही तब तक ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। और जैसे ही सुनीता उतरी, ऑटो फिर से तुरंत से स्टार्ट हो गया। अब की बार ऑटो ड्राइवर सुनीता पर चिल्लाते हुए उससे बोला, पता नहीं कहाँ से ये अशुभ अशुभ लोग आ जाते हैं, जाओ यहाँ से, तुम पैदल ही जाओ,
तुम लोग इसी लायक हो। इतना कहकर ऑटो वाला गाड़ी लेकर वहां से चला गया और सुनीता मनी मन अपने आप को कोस रही थी और सोच रही थी तब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर छोड़ो, अब मैं पैदल ही जाऊंगी। इतना कहते ही सुनीता उस रात के अंधेरे में, लगभग 11:30 बज रहे होंगे, पैदल ही जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट की ओर जा रही थी। रेगिस्तान में आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात और बस सड़क पर सुनीता के कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी और कभी कभी इक्की दुक्की गाड़ियां चल रही थी। लेकिन अब सुनीता किसी गाड़ी वाले को हाथ देने के तैयार नहीं थी। पैदल ही लगातार चले जा रही थी। वह लगभग थोड़ा दूर ही चली होगी कि ऐसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा हो। सुनीता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ये क्या, पीछे तो कोई नहीं था। सुनीता को डर तो लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वापस घर की तरफ भी नहीं जा सकती थी वो, क्योंकि काफी दूर चलकर आ गई थी। इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ ही लगातार चल रही थी और बस बार बार राजेश को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। पर अब पता नहीं क्या, अभी राजेश का फोन अभी तक नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। सुनीता गुस्से में चली जा रही थी। अभी थोड़ी दूर ही गई होगी, तभी सुनीता की सैंडल टूट गई। अब सुनीता ने मुड़कर सैंडल की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है, कोई शक्ति या फिर कोई मुझे राजेश से मिलने से रोके जा रहा है। सुनीता के दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि पहले मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई और फिर जब मैं ऑटो में बैठ रही हूँ तो ऑटो बार बार बंद हो रहा है, और अब तो यार हद ही हो गई, इस सैंडल को भी अभी टूटना था क्या। यही सोच रही थी वो। तभी एक कार आ रही थी। उसकी हेडलाइट सुनीता की आंखों में इतनी तेज लग रही थी कि सुनीता की आंखें उसी समय मानो चंदिया गईं। उसको कार ड्राइवर पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक कार की हेडलाइट बंद हुई और सुनीता की नज़र कार के नंबर प्लेट पर पड़ी तो सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो कार राजेश की थी। सुनीता भागते हुए कार के पास गई। राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कार का दरवाज़ा खोला और फिर दोनों प्रेमी निकल पड़े रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर। सुनीता को गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन राजेश ने सुनीता को मनाते हुए कहा, जानती हो सुनीता, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा शानदार सरप्राइज है। सुनीता हंसते हुए बोली, अरे वाह, सरप्राइज। राजेश ने फिर कहा, सुनीता, मैंने तुम्हारे लिए एक बंगला खरीदा है। शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे। क्या तुम देखना चाहोगी वो बंगला? उसके बाद राजेश सुनीता को उस बंगले में ले गया। दोनों बंगले के अंदर गए, लेकिन सुनीता को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि वह यहाँ पहले भी कभी आई हुई है। सुनीता ने उस समय तो राजेश से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस बंगले में हर जगह घूम घूम कर देख ली थी। ऐसा लग रहा था सुनीता को कुछ याद आ रहा है, पर पता नहीं क्यों सुनीता सोच रही थी, शायद मैं यहाँ इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर मैंने कब देखा है यार, याद क्यों नहीं आ रहा। और मैं यहाँ कब आई हूँ इसी उधेड़बुन में। सुनीता घर पीछे की तरफ चली गई, पर पता नहीं सुनीता को क्या लगा, सुनीता रोने लगी, वो भी जोर जोर से। राजेश अंधेरी बैठा था, तुरंत भागते हुए वहाँ पर आया। उसने कहा, सुनीता, क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर अकेली अकेली रो रही हो? क्या देखा तुमने, बोलो सुनीता। लेकिन सुनीता ने इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। सुनीता ने कुछ नहीं बताया। राजेश को काफ़ी फिक्र सताने लगी और फिर राजेश सुनीता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ छत पर ले गया। राजेश उसे दिखा रहा था छत के ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा लगेगा, लेकिन सुनीता जैसे जैसे उस घर के अंदर घूम रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ याद आ रहा है।
लेकिन सुनीता ये भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी इस बंगले में तो दूर की बात है, वो शहर के इस तरफ भी नहीं आई कभी। छत पर जाते ही सुनीता ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे आसपास की जगह भी जानी पहचानी लग रही थी। इसलिए इस बात सुनीता ने तुरंत राजेश से कहा, राजेश मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी कभी आई हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ये घर भी बहुत जाना पहचाना लग रहा है। सुनीता की बात सुनकर राजेश ने कहा, नहीं सुनीता, तुम यहाँ कब आई? तुमको तो मैं पहली बार यहाँ लेकर आया हूँ, तो तुम कैसे आ सकती हो? यहाँ तुम्हें ऐसे ही कोई वहम हो रहा है सुनीता। सुनीता ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आकर कुछ बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह मुझसे जुड़ी हुई है। वो दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुनीता ने थोड़ी देर में फिर कहा, इस बंगले के दूसरी तरफ भगवान शिव का एक पुराना मंदिर भी तो है। सुनीता की बात सुनकर राजेश अपनी आंखें बड़ी करते हुए बड़ी हैरानी से बोलता है, तुम्हें कैसे पता? सुनीता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजेश, मुझे इस घर से जुड़ी सारी बात याद आ रही है, और मुझे ये भी पता है कि इस घर में किचन सीढ़ियों से राइट साइड पर है, और मुझे ये भी पता है कि इस घर में बाथरूम कहाँ है। राजेश अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी भरी नजरों से सुनीता को देख रहा था बस। तभी सुनीता अपनी जगह से उठकर थोड़ा दूर रेलिंग के पास गई और एकदम से चिल्लाते हुए बोलने लगी। इस बार सुनीता की आवाज़ अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। सुनीता ने रेलिंग के पास से ही कहा, राजेश, 23 साल पहले तुम्हारे साथ ही तो रहती थी, भूल गए? राजेश, तुमने पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक करके अपने मकसद के लिए शादी करी, तो उसके बाद तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो फिर तुमने इसी छत पे से मेरे साथ क्या करा था, भूल गए क्या? राजेश इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये आवाज़ नीतू की थी। राजेश के माथे से अब पसीना निकलने लगा। राजेश बहुत घबराया हुआ था। राजेश थोड़ा पीछे हटकर डरते हुए बोला, नीतू, तुम कैसे आई? तुम तो मर गई थी ना? तो फिर? सुनीता ने फिर उसी बदली आवाज में बोला, हाँ राजेश, तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी का एक कांटा समझ लिया था, और उस रात तुमने उस कांटे को भी हटा दिया था। लेकिन मुझे तुमसे अपना हिसाब तो चुकता करना ही था, क्योंकि तुमने मेरी हत्या करी और अपनी पावर के दम पर उस हत्या को मेरी आत्महत्या साबित कर दिया। इसलिए मुझे तो आना ही था। तो फिर मैंने सुनीता के रूप में पुनर्जन्म लिया, तुझसे बदला लेने के लिए। राजेश, तुझे तो तेरे की सजा में मिलाकर रहूंगी। राजेश, अब तुझे मरना होगा और तू मरेगा। सुनीता की बात सुनकर राजेश डरता हुआ माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, नीतू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई थी। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मुझे माफ़ कर दो। सुनीता यानी नीतू ने कहा, तूने छोड़ा था मुझे, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। बातें करते करते छत से नीचे धक्का दे दिया था, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगी आज? इसलिए तो मैं दोबारा दुनिया में आई हूँ, कि तुझे तेरे किए की सजा दे सकूं। उसके बाद राजेश डरता हुआ पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो सीधा ऊपर से नीचे गिरने लगा। राजेश छत से नीचे सीधा जमीन पर जा गिरा और चीखता चिल्लाता तड़पता हुआ अपना दम तोड़ दिया। अब राजेश की हालत वैसी हो गई थी जिस हालत में नीतू की मौत हुई थी। उसी हालत में राजेश भी आज मर गया, और इसके साथ ही नीतू का बदला पूरा हुआ, और साथ ही सुनीता के पिछले जन्म के रहस्य से पर्दा उठ गया।
फॉरेस्ट ऑफिसर लाल बहादुर सिंह का नया नया काम लगा था। वो बोले, ओहो, आज फिर ये अजीब सी खबर छपी अखबार में। ना जाने क्यों उस जंगल में जाकर लोग खो जाते हैं, इंसानों का झुंड गायब हो जाता है। इतने में फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी बोली, अरे आपको क्या लेना देना उस जंगल में, आपकी ड्यूटी थोड़ी ना वहां पर लगी है। फिर लाल बहादुर सिंह ने जवाब देते हुए बोला, मेरा विभाग तो यही है, किसी को कुछ हो जाता है तो मुझे भी बुरा लगता है। तभी लाल बहादुर सिंह जी के पिताजी सुंदरलाल जी बोले, मैंने भी ऐसे एक जंगल के बारे में सुन रखा है। जब मैं कॉलेज में था तब उस समय उस जंगल की खबर आई थी। ऐसी घटना मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी थी। पिताजी, क्या आप मुझे वो घटना बता सकते हैं? लाल बहादुर सिंह बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो तुम भी सुनो। और इतना कहकर सुंदरलाल जी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू करी। शंकरनगर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जिसका नाम अलौकिक जंगल था। कहा जाता है कि जो भी वहाँ जाता था वो वापस लौट के कभी नहीं आता था। एक और बहुत बड़ी रहस्यमयी बात थी उस जंगल में कि वहाँ जाने के बाद कुछ लोग ये भी दावा करते थे कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान बिताए गए वो घंटे उन्हें याद नहीं रहते थे। उस समय में उनके साथ क्या हुआ, वो किससे मिले, इस बारे में वो पूरी तरह से अनजान होते थे। वे सब कुछ भूल जाते थे। मस्तिष्क पर जोर डालने के बाद भी उन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। हाँ, इतना ज़रूर याद रहता था कि कोई अनजानी सी शक्ति उन्हें रास्ता दिखाती थी और वे सब उसी रास्ते पर चलते चले जाते थे। उस बीच उस समय की यादें उनके मस्तिष्क से एकदम गायब रहती थी। वो जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। कहा जाता था कि उस जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ थीं कि उसका इस्तेमाल मनुष्य दवा बनाने में कर सकता है। वे जड़ी बूटियाँ काफ़ी अनमोल थीं। वे जड़ी बूटियाँ मृत्यु देह में भी प्राण फूंक सकती थीं। उस जंगल में कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती थी, जिसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो कौन बजाता था। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता थी कि शायद वो बांसुरी कोई पिशाच बजाता था। वो जब जीवित था तो जंगल से लगे गांव में रहने वाली उसकी प्रेमिका उसकी बांसुरी की तान सुनकर दौड़ी चली आती थी। दोनों का प्रेम गांव वालों को नामंजूर था, इसलिए एक दिन गांव वालों ने उसे मार दिया और वो पिशाच बनकर उसी बरगद के पेड़ के पास रहने लगा। उस जंगल के पास के गांव में जो बुजुर्ग रहते थे वो ये कहते थे कि कई सालों पहले उस जंगल को कटवाकर लोग खेती बाड़ी किया करते थे। वहाँ पर अच्छी फसल हो जाया करती थी। लेकिन फिर ना जाने उस जंगल में एक दिन खेती करने वालों को एक बड़ा सा आदमी हाथ में अनोखा हथियार लिए वहाँ पर दिखाई दिया। लोग कहते थे कि वो आदि मानव था। उसके पीछे और भी बहुत से उसी तरह के लोग थे जिनकी शक्ल तो वहाँ के लोगों को दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वो लोग भी उस बड़े आदमी जैसे ही थे। गांव के कई लोग तो डर के कारण इधर उधर छिप गए, लेकिन उस बड़े आदमी ने सबको मार डाला। उस आदमी के बाद से लोगों ने वहाँ खेती करना छोड़ दिया। उन सब की लंबाई आसमान को छूने वाली थी। वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए, यही डर उन सब के मन को सताता रहता था। उस जंगल में एक झरना बहता था। उस झरने में लाल रंग के गोल आकार के पत्थर थे। उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती तो इंद्रधनुष की तरह रंग बिखरा करता था। लेकिन शाम के समय उस पत्थर पर पड़ने वाली रोशनी झरने के पानी को काला कर देती। इसका कारण क्या था ये किसी को भी नहीं पता था। जिस किसी ने भी उन पत्थरों को छूने की कोशिश की है तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जो भी उन पत्थरों को देखता तो उसे वो पाने की इच्छा रखता, लेकिन उसे पाना सरल नहीं था, क्योंकि जो भी उन पत्थरों को छूने की कोशिश करता वो पत्थर अपने आप गायब हो जाते और वो झरना उस इंसान को पानी में डुबा कर मार देता था।
गांव के बहुत से लोगों की मौत उन पत्थरों को पाने के कारण हुई। उस जंगल में बहुत सारी अनदेखी घटनाएं होने लगीं, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रात को गांव वालों को बांसुरी की तान सुनाई देती थी, जिसके कारण सबको इतनी गहरी नींद आती थी कि सबकी आंख सुबह ही खुलती। इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने पूछा, लेकिन उसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। उनके लिए वो एक अजीब सी घटना थी, जो पहले कभी किसी ने घटते हुए नहीं देखी थी। एक बार गांव के मुखिया उस रहस्यमय जंगल के भीतर गए और 2 दिन बाद वहां से लौटे, लेकिन तब तक उनके बोलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। किसी ने उनकी जीवा काट दी थी। वे केवल रोए जा रहे थे और फिर उन्होंने स्याही कलम की सहायता से कागज पर बहुत अजीब अजीब चित्र बनाकर दिखाए, जो किसी उड़न तस्तरी की तरह दिखते थे। और जो इंसान उन्होंने बनाए वो पृथ्वीवासियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। मुखिया जी ने उस रहस्यमय जंगल में कुछ तो अजीब देखा था। फिर उसी रात मुखिया जी ना जाने कहाँ गायब हो गए। उनकी पत्नी ने बताया कि वो आसमान से ना जाने कैसी चमकीली चीज़ धरती पर उतरी, जो उन्होंने अपनी कोठरी की खिड़की से देखी थी। और उस रोशनी की चमक इतनी ज़्यादा थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं, जिससे उनकी आंखें बंद हो गईं। और जब उन्होंने आंखें खोली तो मुखिया जी अपने बिस्तर से गायब हो चुके थे और वो चमकीली चीज़ वापस आसमान में जाती हुई दिखी। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उस रहस्यमय जंगल में जाने की कोशिश नहीं की। ना जाने ऐसा क्या रहस्य था उस जंगल में, जो वहाँ पर इतनी विचित्र घटनाएं हो रही थीं। ये कहते कहते सुंदरलाल जी उस रहस्यमय जंगल की कहानी बताते बताते रुक गए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कि मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, किस टाइप की नहीं बनानी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो से सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। बाकी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। रोहन और सुजैन बुलेट राइड पर निकले थे। वे दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफ़र तय कर रहे थे। सुबह से रात हो गई थी। वे लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन कहता है, भाई यहीं कहीं रुकने का इंतज़ाम करते हैं। सुजैन कहता है, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा यार, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आया। अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन कहता है, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। सुजैन कहता है, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन कहता है, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे कैबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी। रोहन कहता है, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसे दिलदार देखा नहीं कभी मैंने। दोनों लड़के वॉचमैन के कैबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंड बहुत थी, तो दोनों को चाय पीते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने पेट भरकर खाना खा भी लिया। रोहन कहता है, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन कहता है, कोई बात नहीं बेटा। रोहन कहता है, अंकल ये तो डाकघर है ना, यहाँ तो रहने का इंतज़ाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है?
वॉचमैन कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजैन कहता है, कहानी वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मज़ा आएगा। वॉचमैन कहता है, ठीक है। आज से 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम था करण, मनोज और विनय। तो उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए, कमरा नंबर 13। मनोज कहता है, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। तभी उसे विनय कहता है, हाँ वैसे भी इस इलाके में क्या ही है, पूरा वीरान इलाका है। करण कहता है, हाँ वो तो है ही। अच्छा है कि इस इलाके में डाकघर है, वरना हम सब क्या करते। मनोज कहता है, क्या करते, क्या मतलब, खुले आसमान में सोते और क्या। विनय कहता है, और खाते क्या, घूस फूस। वे लोग बातें ही कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। करण कहता है, इस डाकघर में कोई औरत भी रहती है क्या। विनय कहता है, मुझे तो ये हंसी अपने ही कमरे में सुनाई दे रही है। उनमें से एक बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर सुनाई दे रही थी। विनय कहता है, हंसी अंदर ही आ रही है। मनोज कहता है, लेकिन यहाँ कोई औरत नहीं है। वे लोग हंसी कहाँ से आ रही है ये खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की थी, सुजान। सुजान का बस चेहरा ही नजर आ रहा था। मनोज कहता है, आप कौन हैं और हमारे कमरे में क्या कर रही हैं। सुजान हंसती रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हमें उन तीनों की लाश मिली। रोहन कहता है, कौन है सुजान और उसका भूत इस डाकघर में कैसे आया और उसके साथ हुआ क्या। ये जानने के लिए तुम्हें सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया करते थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी ठहरा करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान भी आई थी। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी, सुनहरे बाल, गोरा रंग। हर एक की नज़र सुजान पर थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिन तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीर ले रहे थे। रात में वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे में से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने ऊपर देखा तो सुजान छत से चिपकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। ये मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए पर उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को बचा सके। हम सब अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे। अगले दिन हमें सुजान और उसके दोनों दोस्तों की लाश मिली। दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और सुजान का सर अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ। मनोज कहता है, ये तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या, वह भूत कैसे बन गई। वॉचमैन कहता है, पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से जो भी इस डाकघर में रहने आया उन सब की लाश भी वैसे ही मिली। शिमला के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। तभी सुजैन कहता है, अंकल जी आपको कुछ क्यों नहीं हुआ। वॉचमैन कहता है, क्योंकि मैं कभी भी रात में डाकघर के भीतर गया ही नहीं। मनोज कहता है,
अंकल, मुझे कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में हुआ क्या। वॉचमैन कहता है, अब ये तो खुद सुजान ही बता सकती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया, पर सुजैन और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा था, तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। रोहन कहता है, चल कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की, और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था, तो तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल जाती है, और वो कहता है, हे भगवान, इन बच्चों को मैंने मना करा था, लेकिन आजकल के बच्चे ना जाने क्यों बड़े बुजुर्गों की सुनते ही नहीं है। ना जाने ये डाकघर और कितने लोगों की बलि लेगा। बचपन में अक्सर हम जिद करते थे कि हमें कहानियाँ सुननी है, और हमारे बड़े बूढ़े, या यूँ कहें दादा दादी, नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। और हमें ज़्यादा रोमांच हमेशा भूत प्रेत और पिशाच की कहानियों में ही आता था। जब हम डरते डरते उन्हीं के गोदी में सो जाया करते थे, कहानी सुनते सुनते। बहुत साल पहले ऐसे ही भोलू और तारक ने जिद की कहानी सुनने की, और वो तब बच्चे थे और बहुत शरारती थे। तब कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक नई कहानियाँ सुनने के बाद दोनों को डर इतना ज़्यादा लग गया था कि वो रजाई में छुपकर सो गए। बच्चे थे तो डर तो लगना ही था। रात हो गई और भोलू को पेशाब लग गई, पर डर के मारे किसी को बता नहीं रहा था। और गांव का माहौल था, सब सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे आवाज़ में फुसफुसाते हुए, तारक को जगाते हुए भोलू बोला, भाई उठ ना, मुझे बहुत ज़ोर की लगी है। पर तारक अपनी नींद में मस्त था। भोलू और तारक शहर में पहली बार गांव आए थे, क्योंकि नानी का घर तो सबको प्यारा होता है। भोलू ने एक बार फिर कहा, भाई उठना, लेकिन वो नहीं उठा। भोलू की नज़र सामने खिड़की पर थी, जहाँ से बाहर का घोर अंधेरा दिख रहा था, और भोलू के दिमाग में वो कहानी घूम रही थी जो उसे नाना जी ने सुनाई थी। उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी, जो बच्चों को उठा के ले जाती थी और खा जाती थी। भोलू और तारक अपने कमरे में थे, और भोलू इतना डरा हुआ था कि दूसरे कमरे में जाके किसी को जगाए कैसे जगाए। भोलू ने एक बार फिर कोशिश की और तारक की नींद खुली। भोलू बोला, भाई मैं कब से जगा रहा हूँ, पर तू है कि उठ ही नहीं रहा। तारक बोला, क्या हुआ बोल ना, और भोलू ने उसे बताया। तब दोनों उठे और कहानी का असर अभी तक था दोनों पर। दोनों खिड़की की तरफ एक साथ देखे। बाहर अंधेरा था और सर्दी के मौसम में धुंध भी बहुत थी, जिससे सफ़ेद धुआं सा भी बना हुआ था बाहर। पेशाब करने के लिए बाहर ही जाना था, क्योंकि टॉयलेट घर के बाहर बना हुआ था, जो खेत के बेहद करीब था। भोलू उठा और बोला, चल भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलते हैं, तारक बोला, और बिना किसी को जगाए घर के दरवाजे पर दोनों चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। भोलू बोला, किसी को जगा लेते हैं, पर तारक बोला, नहीं रहने दे, नींद खराब हो जाएगी सबकी। और बहादुरी दिखाने के चक्कर में दरवाज़ा खोलने लगा। धीमे धीमे आवाज़ करते दरवाज़ा खुल रहा था, जो अंधेरे को चीरते हुए शोर कर रहा था। दरवाज़ा खुला, दोनों ने कदम बाहर निकाला और सामने टॉयलेट को देखने लगे, और धीमे धीमे कदम से आगे बढ़े। भोलू दौड़कर पेशाब करने घुस गया, और तारक बाहर अकेले खड़ा
चारों ओर देख रहा था और भयभीत हो रहा था। कुछ देर बाद तारक टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाते हुए धीरे से बोलता है, चलना भोलू, जल्दी कर भाई। इतना बोलते ही वो घबरा जाता है और थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है, भोलू क्या कर रहा है अंदर? पर कोई आवाज़ नहीं आती। तारक टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। तारक बहुत घबरा जाता है। तारक और घबरा जाता है और आनन फानन में पलटता है और घर में भागने की जैसे ही कोशिश करता है तो पीछे से एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आती है टॉयलेट में से, मैं अभी आता हूँ भाई। तारक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है और सामने खिड़की पर देखता है कि भोलू खड़ा है और बोल रहा है, भाई तू बाहर क्या कर रहा है? तारक खिड़की पर देखता है कि गोलू डरी हुई निगाहों से लगातार तारक के पीछे देख रहा था। डर के मारे तारक की आवाज़ मानो चली गई थी। तारक पीछे पलटने को जैसे ही होता है वैसे ही तेज़ आवाज़ में गोलू चिल्लाता है, नहीं तारक, पीछे नहीं। तुझे कहानी याद है ना जिसमें क्या कहा था नाना जी ने, कभी पीछे नहीं पलटना चाहिए। तारक और डर जाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। आखिर छोटा बच्चा था वो। गोलू देखता है कि वो औरत जो तारक के पीछे थी वो टॉयलेट से बड़ी ही भयानक आवाज़ में बोलती है, आजा भोलू, अपने भाई को नहीं बचाएगा। अब गोलू भी कांप गया था डर से और लगातार चिल्लाने लगता है, नाना जी, नाना जी। पर बिजली की तेज़ कड़कड़ाहट से और पेड़ों के हिलने के तेज़ शोर में भोलू की आवाज़ दब जा रही थी। वो बुढ़िया वही चुड़ैल थी जो उस गांव के रहने वाले उसकी कहानियाँ सुनाया करते थे। वो बूढ़ी औरत बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ती है और तारक के पास आके बैठ जाती है और हंसते हुए गोलू के तरफ देखती है। गोलू भाग के नाना जी को जगाने जाता है पर दरवाज़ा बंद हो जाता है। गोलू ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। गोलू भाग के जाके खिड़की से देखता है तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी होती है। बड़े बड़े बाल, नाखून जो पेड़ को काट के गिरा दें, दांत शेर के जैसे बाहर आ चुके थे और वो हंसते हुए भोलू को देखने लगती है। आजा गोलू, आजा, तेरे भाई को खाते हुए मुझे देखना चाहेगा। इतना सुनते ही भोलू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। इतने में वो चुड़ैल चिल्लाती है कि पहले तेरे को ही खा लेती हूँ ताकि तेरे चिल्लाना बंद हो जाए, और तेज़ी से भागती है गोलू की तरफ। गोलू पहले मंजिल पर होता है और दरवाज़ा बंद होता है। चुड़ैल पाइप के रास्ते चढ़ने की कोशिश करती है पर बार बार चढ़ नहीं पाती क्योंकि वो घर कहीं ना कहीं मंत्र बांधित था। इधर तारक को होश आता है धीरे धीरे और वो उठने की कोशिश करता है और देखता है कि वो चुड़ैल गोलू को शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। तारक उठता है और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है। वैसे ही चुड़ैल भागती है तारक की ओर और कूदती है उसे पकड़ने के लिए। उतने में वहाँ से गुजर रहे गांव वाले उसे देख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल तारक को पकड़ लेती है और गांव वालों को देखने लगती है। इधर घर वाले भी उठ जाते हैं और बाहर से आ रही आवाज़ से घर का दरवाज़ा खोलते हैं। नाना जी देखते हैं कि वही पास में चुड़ैल तारक को पकड़े खड़ी थी। नाना आनन फानन में उसी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। वो बहुत साल पहले अपने पिताजी से सीखे थे। चुड़ैल मंत्रों को सुन के बेचैन होने लगती है और वहाँ से सब कुछ छोड़कर तेज़ी से भागने लगती है गांव वालों की तरफ और उन पर हमला ना करके जंगल की ओर भाग जाती है। गांव वाले कहते हैं कि नाना जी वो अपने शिकार को
कभी नहीं छोड़ती, वो फिर आएगी। और नाना जी तारक को घर में लेके जाते हैं और उसके शरीर पर कोई निशान तो नहीं है, वो ढूंढने लगते हैं। तारक अभी भी बेहोशी की हालत में है, पर गोलू के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि वो कैसा है। गोलू बेहोश होकर अपने कमरे में गिर पड़ा था। यहाँ नाना जी ने पाया कि तारक के पीठ पर चुड़ैल के नाखून के निशान थे, जो नीले हो गए थे। और ये एक चिंता की बात थी, क्योंकि तारक का खून नाखून से खरोच कर चुड़ैल चख चुकी होगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने शिकार का पीछा करते हुए हर जगह पहुंचने की कोशिश करेगी, जैसा कि गांव वालों ने कहा था कि वो आएगी। नाना जी के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था और हाथ कांपने लगे थे। वो अचानक चिल्लाकर बोले, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। नाना जी बोले, भोलू कहाँ है? एकदम से सब छत की ओर भागे तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा जैसे तैसे तोड़ा तो देखा गोलू डर के मारे बेहोश हो चुका था, तेज बुखार हो गया था। नाना जी बोले, मेरे घर को एक किसकी नज़र लग गई है? हाय। गोलू डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। उसके आंखों के सामने वही बूढ़ी और भयानक शक्ल याद आ रही थी, और वो सोते सोते उठ के बैठ जा रहा था और चिल्लाने लग जा रहा था। नाना जी ने पंचायत बुलाई और गांव वालों से राय लिया कि क्या किया जाए। तो गांव के किसी समझदार बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा बच्चा तारक अब चुड़ैल का शिकार बन चुका है, वो उसे हर हाल में मारने आएगी और ले जाने की कोशिश करेगी। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, चाहे कितना कोशिश कर लो, वो चुड़ैल अपनी सारी शक्ति लगा देगी। नाना जी ने पूछा, कोई हल तो होगा, वो बताइए। बुजुर्ग ने कहा कि इससे पहले वो तुम्हारे पास आए, तुम उसे ढूंढते हुए पहुंच जाओ और ख़त्म कर दो। पर ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जान भी गंवानी पड़ सकती है। जंगल के बीच में पहुंचना होगा, एकदम अंधेरी जगह पर, जहां रोशनी और उजाला भी अपना दम तोड़ देते हैं। वहाँ इतनी शांति होगी कि तुम्हारी सांसों की आवाज़ भी तुम्हारे कानों को चुभने लगे, और इतना डर लगेगा कि इंसान सोच के ही मर जाए। तो क्या कर पाओगे तुम? नाना जी कहते हैं, अपने बच्चे के लिए मैं हर मुसीबत से लड़ने को तैयार हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि एक जाबाज लोगों की टोली बनाओ और उसके साथ जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ो, क्योंकि अमावस्या की काली रात आने वाली है और उस दिन वो तुम्हारे बच्चों का सर धड़ से अलग करके खा जाएगी। नाना जी पंचायत में गुहार लगाते हैं कि कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार है। मैं बूढ़ा तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पर कोई तैयार नहीं होता। तब नाना जी और वो बुजुर्ग बोलते हैं कि मैं चलता हूँ। बुजुर्ग को देख के गांव के कुछ लोग और तैयार हो जाते हैं। काफ़ी रात हो जाती है पंचायत को। एकदम से सन्नाटे को चीरते हुए जंगल की ओर से आवाज़ आती है। सब डर के कांप जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। वो चुड़ैल अपने शिकार को पाने के लिए अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है। हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। नाना जी मंदिर के पवित्र कुएं के पानी लेकर वहाँ से चाकू और माचिस भी लेते हैं और सब लोगों को कुछ ना कुछ ले लेने को बोलते हैं। सब लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं और धीमे धीमे पैरों से नाना जी के पीछे चल देते हैं। किसी को नहीं पता कि जाना कहाँ है, बस इतना पता है कि जंगल के बीचों बीच पहुँचना है। सब लोग एक साथ गांव के अंधेरे में चल देते हैं और डर सहमे हुए से और एक दूसरे के बिल्कुल करीब चल रहे हैं, मानो हवा भी उनके बीच से पार नहीं हो सकती। बुजुर्ग बोलते हैं कि हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। गांव की सड़क अब ख़त्म होती है और यहाँ से शुरू होता है बहुत भयानक जंगल। जंगल में नाना जी कदम रखते हैं
तो पीछे से बुजुर्ग और बाकी के लोग भी आगे बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही मानो हाथों में जल रहे मशाल भी अंधेरे के आगोश में समा जा रहे हों। सबकी आंखें जंगल के पेड़ पौधों पर थी, जो हिल रहे थे तेज हवा के कारण। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई कहीं से आके मार देगा। तभी लकड़ी टूटने की आवाज़ आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि पेड़ से टहनी टूट के गिरती है और उस पेड़ पर किसी का सर लटका हुआ है। और फिर एक एक करके मशाल की रोशनी से सैकड़ों सर दिखते हैं, जिन्हें वो चुड़ैल काट के लाई है और धड़ को खा गई है। दो गांव वाले वापस जाते हैं। बुजुर्ग चिल्लाते हैं कि भागो मत, एक साथ रहोगे तो बचे रहोगे। बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं और नाना जी आगे आगे पवित्र पानी के साथ बढ़ते हैं। आगे जाके तालाब नज़र आता है, जिसमें और भी सर तैर रहे हैं और एक सर टकटकी लगा के गांव वालों को देख रहा है और कहता है कि इधर आओ। कटे हुए सर से लदे पेड़ से जैसे ही थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ एक नदी मिलती है, जिसमें और भी सर पड़े हुए थे। उनमें से एक सर टकटकी लगाए देख रहा था और एकदम से बोल पड़ा कि आओ मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, ऐसे डर के दूर भागने की कोशिश ना करना, वरना उस पेड़ के बाकी लटके सर भी जिंदा हो जाएंगे। ये दृश्य देख के सबके हलक सूख गए। नाना जी दबी आवाज़ में बोले कि तुम बोल सकते हो? कटासर बोला कि इस जंगल की हर एक चीज़ बोल सकती है, पेड़ पौधे जानवर, ये सब उस बुढ़िया चुड़ैल की माया का कमाल है। तुम लोग इतने भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? नाना जी बोले कि तुम भी भूत प्रेत हो ना? कटासर बोला बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, हाथ पैर होता तो पकड़ के खा चुका होता कभी तक। तुम में से कोई मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। इतना सुन के सब डर गए और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ने लगे। कटासर पानी में बगल में ही साथ साथ बहने लगा, क्योंकि नदी के किनारे से ही जंगल का आधा रास्ता तय होगा। 2-3 बार कटासर उछल के बुजुर्ग को दांत से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। सब नदी से थोड़ी दूर हो गए। कटासर बोला तुम लोग अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ शोर मचाकर सारे सर को उठा देता हूँ। इतने में इसकी बात सुनते सुनते एक गांव वाला पानी में गिर जाता है और कटासर उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। सब उसका पैर पकड़ के खींचने लगते हैं। उतने में अपने बड़े दांत से उसका सर चबा लेता है। सब डर के पीछे हट जाते हैं और नाना जी पवित्र पानी उस पर मार देते हैं, जिससे वो सर वहीं जलने लग जाता है और छटपटाने लगता है। सब आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस घायल गांव वाले को अपने साथ ले लेते हैं, जिसके सर से लगातार खून रिस रहा था, वो भी जोर से। बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें इसे वैद्य जी के पास ले जाना होगा, लेकिन वापस अकेले कौन ले जाएगा? और ऐसा कहते हुए गमछा उसके सर पर बांध देते हैं। तभी उनकी नज़र अंधेरे में एक पेड़ पर पड़ती है, जिस पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई रो रही है। नाना जी कहते हैं अब वो कौन है? बुजुर्ग कहते हैं ये उस चुड़ैल का छलावा है, वो हमें भटकाना चाहती है। वो बच्ची चिल्ला चिल्ला के उन्हें बुलाती है, आओ ना नाना, मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने साथ ले जाओ। नाना जी को थोड़ी दया आ जाती है और वो उसकी तरफ पलटने लगते हैं। बुजुर्ग चिल्लाते हैं खबरदार, अभी हमारे साथी का अंजाम देखा था ना तुमने, चलो चुपचाप सीधा चलो। वो बच्ची बुजुर्ग को घूरने लगती है और उसकी आवाज़ एकदम से बदल जाती है। कहती है कि सबसे पहले तेरा माँ सिखाऊंगी बुड्ढे। बुजुर्ग नाना जी को कहते हैं कि देखा तुमने,
ये सब इस चुड़ैल की चाल है हमें नुकसान पहुंचाने की। जब तक हमारे पास पवित्र पानी और माचिस है वो हम पर हमला नहीं करेगी। उतने में बीच जंगल में किसी को ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। बुजुर्ग कहते हैं कि चुड़ैल हमें देख रही है, एक दूसरे से दूर मत होना। सबसे पीछे चल रहे शख्स के हाथों में मशाल बुझ रही थी और उसकी आंखें भी लग रही थीं। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सोने की हालत में था और उसके पीछे कई विचित्र परछाई उसके मशाल के बुझने के इंतज़ार में थी। ऑलरेडी कहानी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस कहानी का भाग 2 मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। और जिसको अगर इस कहानी का भाग 2 चाहिए वो मुझे कमेंट कर सकता है।